हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका गवर्नमेंट जॉब 70 मिनट्स चैनल पर। इस चैनल का पर्पस जानने के लिए इंट्रोडक्शन वाला वीडियो और इस वीडियो की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए पिछले वीडियोस देखना बिल्कुल ना भूलें। पिछले वीडियो में हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंशियल सिस्टम का बेसिक डिफरेंस समझा। इस वीडियो में हम पार्लियामेंट्री सिस्टम या पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के सेलिएंट फीचर्स की बात करते हैं। फ्रेंड्स, हम ये समझ चुके हैं कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होता है और एक रियल एग्जीक्यूटिव होता है। नॉमिनल मतलब नाम मात्र का, जिसका नाम चलता है, और रियल एग्जीक्यूटिव जो रियली एग्जीक्यूशन का काम करता है। याद कीजिए दोस्तों, दादाजी नहीं, परदादाजी, ग्रेट ग्रैंडफादर वाला एग्जाम्पल। दोस्तों, हमारे यहाँ प्रेसिडेंट को नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, डी ज्यूरे एग्जीक्यूटिव या टाइटुलर एग्जीक्यूटिव भी कहा जाता है, क्योंकि उसका केवल नाम चलता है। पर अगर एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है कि आपके हेड ऑफ स्टेट कौन है, तो हमारा आंसर होगा प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को हेड ऑफ स्टेट बोला जाता है, सबसे ऊपर है। चाहे नॉमिनल एग्जीक्यूटिव ही हो, बट प्रेसिडेंट हमारे हेड ऑफ स्टेट कहलाते हैं। इन्हें डी ज्यूरे जो कहा गया है, ये लैटिन वर्ड है। लैटिन वर्ड में डी ज्यूरे का मतलब है जो केवल नाम के लिए है। प्राइम मिनिस्टर को हम रियल एग्जीक्यूटिव या डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव कहते हैं। डी फैक्टो लैटिन वर्ड है, इसका मतलब वास्तव में, रियली। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हेड ऑफ स्टेट कौन है, तो हमारा आंसर होगा प्रेसिडेंट। और अगर क्वेश्चन आता है हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन है, तो हमारा आंसर होता है प्राइम मिनिस्टर। फ्रेंड्स, पार्लियामेंट्री सिस्टम की एक और विशेषता होती है मेजॉरिटी पार्टी रूल, यानी इलेक्शंस के बाद लोकसभा में जिस पार्टी की मेजॉरिटी होती है वही पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म करती है। ये तो हम जानते हैं दोस्तों, लेकिन इसमें थोड़े से कॉम्प्लिकेशंस हैं, थोड़ा उसको समझते हैं दोस्तों। जब लोकसभा के चुनाव कंप्लीट होते हैं, उसके बाद जिस पार्टी की क्लियर मेजॉरिटी होती है, वो पार्टी प्रेसिडेंट को बोलती है कि प्रेसिडेंट जी, हमारी पार्टी की मेजॉरिटी आई है और अब आप हमारी पार्टी के लीडर को प्राइम मिनिस्टर बना दीजिए। दोस्तों, यहां ध्यान रहे, पार्टी के लीडर का मतलब पार्टी के प्रेसिडेंट से नहीं है, बल्कि पार्टी के लीडर का मतलब है कि जो लोग पार्लियामेंट या लोकसभा में चुन के गए हैं, उन चुने हुए लोगों का लीडर। जैसे इस लेटर को देखिए, ये लेटर प्रेसिडेंट जी ने नरेंद्र मोदी जी को जब पीएम अपॉइंट किया, तो उनका अपॉइंटमेंट लेटर है। इस लेटर में उन्होंने कहा है कि मुझे आपके पार्टी प्रेसिडेंट राजनाथ सिंह जी ने बताया कि आपको बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी का यूनानिमस लीडर चुना गया है। मतलब जो लोग बीजेपी के लोकसभा में चुनकर पहुंचे, उनका लीडर नरेंद्र मोदी जी को बताया गया है। और इसलिए, क्योंकि आपको पार्लियामेंट्री पार्टी का लीडर बताया गया है, मैं आपको प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करता हूं। और साथ में ही प्रेसिडेंट जी ने क्या कहा कि आप मुझे अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लोगों के नाम भी बताओ, जिनको आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या मंत्री परिषद का मेंबर बनवाना चाहते हो। इसके बाद राष्ट्रपति जी ने प्रधानमंत्री जी को शपथ दिलाई। शपथ किस चीज की दिलाई? पद की और गोपनीयता की, ऑफिस की और सीक्रेसी की शपथ दिलाई। और जो नाम हमारे पीएम साहब ने प्रेसिडेंट को बताए, उनको मंत्री पद की शपथ दिलाई। अब आपसे अगर प्रश्न किया जाए कि प्राइम मिनिस्टर और अदर मिनिस्टर्स का अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो आप जवाब दे सकते हैं कि ये अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं। आपसे अगर ये पूछा जाए कि प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट किस आधार पे करते हैं, तो आप बड़े आराम से उत्तर दे सकते हैं कि जो मेजॉरिटी पार्टी चुनाव जीत कर आती है, उसकी पार्लियामेंट्री पार्टी के लीडर को प्रेसिडेंट जनरली प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं। ध्यान रहे, लीडर से मतलब पार्टी के लीडर का नहीं है, लीडर से मतलब पार्लियामेंट्री पार्टी के लीडर से है। दोस्तों, जैसे अगर आप अपने घर में किसी सर्वेंट को अपॉइंट करते हैं, तो वो सर्वेंट कब तक पोस्ट पे रहता है? या तो वो खुद इस्तीफा ना दे या उसे आप निकाल ना दें। उसी तरह दोस्तों, हमारे देश में प्रेसिडेंट ने मिनिस्टर्स को अपॉइंट किया है और प्राइम मिनिस्टर को भी अपॉइंट किया है। अब आपसे प्रश्न किया जाए कि मिनिस्टर्स पीएम की इच्छा अनुसार पोस्ट पर रहते हैं
या प्रेसिडेंट की इच्छानुसार, इच्छानुसार मतलब जब तक वो चाहे, इंग्लिश में इसे बोलते हैं ड्यूरिंग द प्लेजर और हिंदी में इसे बोल देते हैं प्रसाद पर्यंत या इच्छा पर्यंत। तो आपसे अगर ये पूछा जाए कि मिनिस्टर्स प्रेसिडेंट की इच्छा पर्यंत पोस्ट पर रहते हैं या प्राइम मिनिस्टर की इच्छा पर्यंत पोस्ट पर रहते हैं, थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि अभी अभी हमने बात की कि प्रेसिडेंट मिनिस्टर्स का अपॉइंटमेंट करते हैं प्रधानमंत्री की सलाह पर। तो मंत्री कब तक पोस्ट पे रहेंगे? जब तक प्रधानमंत्री चाहे। तो बात तो दोस्तों बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बट थ्योरी में हमने क्या कहा है कि अपॉइंटमेंट ऑर्डर किसने निकाला है? प्रेसिडेंट ने। तो थ्योरी में हमारा जवाब यही होगा कि जब तक प्रेसिडेंट चाहे तब तक कोई मंत्री अपने पद पर रह सकता है। कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। अगर आपके मन में ये आ रहा है तो फिर तो प्रेसिडेंट बहुत पावरफुल हो गए, जब चाहेंगे मंत्री को रखेंगे, जब चाहेंगे निकाल देंगे। तो अपना पिछला लेक्चर याद कीजिए, हमने कहा प्रेसिडेंट केवल नाम मात्र के हेड हैं, वो करते वही हैं जो उसे जनरली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहती है, या इस स्पेसिफिक केस में पीएम कहेंगे। यानी पीएम कहेंगे कि इस मिनिस्टर को रखो तो प्रेसिडेंट उस मिनिस्टर को रखेंगे, और पीएम कहेंगे कि इस मिनिस्टर को निकालो तो पीएम उस मिनिस्टर को निकाल देंगे। जनरली मिनिस्टर्स को बर्खास्त नहीं किया जाता, उनसे इस्तीफा मांग लिया जाता है, तो वो स्वयं इस्तीफा दे देते हैं, क्योंकि बर्खास्त करने में उनकी भी बदनामी होती है। दोस्तों यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करता हूं मैं आपसे। जनरली हमने पढ़ा कि प्रेसिडेंट सारा काम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह पर करते हैं। तो अब मेरा प्रश्न ये है कि क्या किसी मंत्री का अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह पर करते हैं? यहाँ कई स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि सभी जगह लिखा है कि प्रेसिडेंट सारा काम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह पर करेंगे। लेकिन दोस्तों ये सोचो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स तो आएगी ही तभी जब उनका अपॉइंटमेंट होगा। सबसे पहले तो पीएम का अपॉइंटमेंट हुआ है, यानी मिनिस्टर्स का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट केवल पीएम की सलाह पर करते हैं। किसी भी मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट या रिमूवल केवल पीएम की सलाह पर होगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह पर नहीं होगा। दोस्तों हम समझ चुके हैं कि लोकसभा में जिस पार्टी की मेजॉरिटी होती है वो सरकार बनाती है, और उसकी पार्लियामेंट्री पार्टी का लीडर प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया जाता है, और प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर प्रेसिडेंट अदर मिनिस्टर्स को अपॉइंट करता है, और ये सारे मिनिस्टर्स कलेक्टिवली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या मंत्री परिषद कहे जाते हैं। पार्लियामेंट्री सिस्टम की एक और विशेषता कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी या सामूहिक उत्तरदायित्व कहलाती है। ये भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है और स्टूडेंट्स इसको जनरली रट लेते हैं। रटने से क्या होता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आता है और हम आंसर गलत कर देते हैं। आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये है मिथुन जी और ये है इनके बच्चे लोग। तो मिथुन जी अपने चारों लड़कों को बोलते हैं कि जाओ बेटा ज़रा सब्जी मंडी से सब्जी खरीद के लाओ, लेकिन बेटा एक काम करना, जो भी सब्जी खरीदोगे चारों एक साथ ही खरीदना, एक साथ उसकी क्वालिटी चेक करना, पैसों का हिसाब करना। इस तरह से तुम घिया, भिंडी, टमाटर और आलू लेकर आओ। चारों बच्चे सब्जी मंडी जाते हैं, लेकिन वहां की भीड़ देखकर घबरा जाते हैं। चारों भाई ये डिसाइड करते हैं कि वो चारों अलग अलग सब्जी लेंगे और घर जाकर पिताजी को बोल देंगे कि हमने चारों ने सब्जियां एक साथ ली है, यानी उन्होंने काम को बांट लिया ताकि काम जल्दी हो जाए। लेकिन हमारे अजय जी थोड़े लापरवाह हैं, जल्दबाजी में बिना देखे इन्होंने ये सड़े हुए आलू खरीद लिए। अब चारों भाई घर पहुंचते हैं, पिताजी आलू देखते हैं, इन सड़े हुए आलू को देखकर उनका दिमाग खराब हो जाता है। अब जब वो चारों भाइयों को पनिशमेंट देना चाहते हैं तो क्या बाकी तीनों भाई ये आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं कि ये आलू तो अजय ने खरीदे हैं इसलिए केवल इसी को डांट पड़नी चाहिए? क्योंकि पिताजी ने चारों भाइयों को कहा था कि तुम चारों मिलकर एक साथ सब्जी खरीदना, एक साथ क्वालिटी चेक करना और एक साथ हिसाब करना। इसलिए इन सड़े हुए आलूओं को खरीदने का जो पनिशमेंट मिलेगा वो भी सारे भाइयों को ही मिलेगा। यानी ये सारे भाई सब्जियों से रिलेटेड अपने हर डिसीजन के लिए कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल हैं। दोस्तों इस उदाहरण को अगर आप ढंग से कनेक्ट कर पा रहे हैं तो आप समझ गए होंगे कि जो लेजिस्लेचर ने
एग्जीक्यूटिव को काम करने की पावर दी है, एग्जीक्यूशन की पावर दी है, वो किसी एक को नहीं दी है, वो सारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कलेक्टिवली दी है। यानी सारे के सारे मिनिस्टर्स कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल हैं। यानी अगर कोयला मंत्रालय कोई डिसीजन लेता है तो विदेश मंत्रालय, फॉरेन मिनिस्ट्री ये नहीं कह सकती कि भैया मुझे नहीं पता, ये तो कोल मिनिस्टर का डिसीजन है, या फिनेंस मिनिस्टर ये नहीं कह सकते कि ये तो कोल मिनिस्टर का डिसीजन है, मुझे नहीं पता। यानी हर मिनिस्ट्री के हर डिसीजन के लिए सारे मिनिस्टर्स कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल हैं, जैसे कि ये चारों भाई कलेक्टिवली सड़े हुए आलूओं के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। दोस्तों फिर मैं आपसे एक प्रश्न करता हूँ कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो क्या केवल लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल है या राज्यसभा के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है? थोड़ा सोचना पड़ेगा दोस्तों। आपका विचार होगा क्योंकि सरकार बनाने के लिए लोकसभा में मेजॉरिटी चाहिए, तो एग्जीक्यूटिव या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को केवल लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। लोकसभा खुश तो गवर्नमेंट सरवाइव करेगी, लोकसभा नाराज तो गवर्नमेंट को जाना पड़ेगा। कुछ स्टूडेंट्स के मन में ये विचार आ सकता है कि नहीं नहीं ये तो गलत है, राज्यसभा की भी तो पॉलिसी मेकिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो राज्यसभा के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। दोस्तों इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर कर लीजिए। जैसा कि हम जानते हैं कि सरकार बनाने के लिए लोकसभा में मेजॉरिटी होनी चाहिए, इसका सीधा मतलब ये है कि कई बार ऐसा भी हो सकता है कि सरकार की राज्यसभा में मेजॉरिटी ना हो। जैसे प्रेजेंट गवर्नमेंट की राज्यसभा में मेजॉरिटी नहीं है, तो अगर हम गवर्नमेंट को राज्यसभा के लिए भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल कर दें जितना लोकसभा के लिए किया है, तो राज्यसभा कभी भी प्रस्ताव पारित करके गवर्नमेंट को बर्खास्त करवा देगी। तब तो गवर्नमेंट का अस्तित्व रह ही नहीं पाएगा क्योंकि उसकी मेजॉरिटी नहीं है राज्यसभा में। तो हमने क्या कहा? हमने कहा कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या एग्जीक्यूटिव लोकसभा के लिए कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है। यानी लोकसभा चाहे तो गवर्नमेंट का अस्तित्व रहेगा और लोकसभा ना चाहे तो गवर्नमेंट का अस्तित्व नहीं रहेगा। लेकिन क्या दोस्तों एग्जीक्यूटिव या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स राज्यसभा के लिए बिल्कुल उत्तरदायी नहीं है? फिर सोचना पड़ेगा, क्योंकि राज्यसभा की भी पॉलिसी मेकिंग में इंपॉर्टेंस है, तो राज्यसभा की पॉलिसीज भी एग्जीक्यूटिव इंप्लीमेंट करती है। अगर एग्जीक्यूटिव या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स राज्यसभा की पॉलिसीज को ढंग से इंप्लीमेंट ना करे तो क्या राज्यसभा उनसे क्वेश्चन नहीं पूछ सकती? क्या उन्हें डांट नहीं लगा सकती? लगा सकती है दोस्तों। तो दोस्तों हमने एक सिस्टम बनाया कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो राज्यसभा या पार्लियामेंट के लिए जनरली रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन लोकसभा के लिए पर्टिकुलरली रिस्पॉन्सिबल है। पर्टिकुलरली का मतलब कि लोकसभा चाहे तो उनको पद से हटा सकती है, लोकसभा प्रस्ताव पारित करके मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर सकती है, सरकार को गिरा सकती है, लेकिन ये शक्ति हमने राज्यसभा को नहीं दी। राज्यसभा प्रश्न कर सकती है, उन्हें उनके खिलाफ कुछ तरह के मोशंस पास कर सकती है, लेकिन उन्हें पद से नहीं हटा सकती। तो इस तरह हम समझे कि हमारी मंत्रिपरिषद किस तरह एक टीम की तरह काम करती है और एक साथ तैरती है या डूबती है। दोस्तों फिर प्रश्न उठता है कि जैसे चारों भाइयों को पिताजी ने एक साथ सब्जी लाने के लिए कहा था, तो वो तो किसी तरह से सब्जी एक साथ ला सकते थे, लेकिन अगर हमने सारे मंत्रियों को कहा कि हर काम वो सारे मिलकर एक साथ डिसाइड करें, तो ये तो बड़ा इम्प्रैक्टिकल है। तो दोस्तों इस इम्प्रैक्टिकलिटी को दूर करने के लिए हमारे मंत्री महोदयों ने एक तरीका निकाला जिसे पोर्टफोलियो सिस्टम कहते हैं। यानी हमारे सारे मंत्री इस कामकाज को आपस में बांट लेते हैं। किसकी सलाह पर बांटते हैं? प्रधानमंत्री की सलाह पर। और बांटने का आदेश कौन निकालता है? राष्ट्रपति। यानी प्रेसिडेंट हमारे मिनिस्टर्स में काम का बंटवारा कर देता है प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे, और ये लोग अपने अपने काम को संभालते रहते हैं। इसे पोर्टफोलियो सिस्टम कहते हैं। यानी फाइनेंस, फॉरेस्ट, फॉरेन मिनिस्ट्री, रेलवेज, एग्रीकल्चर आदि। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, फॉरेन मिनिस्टर भी एग्रीकल्चर मिनिस्टर के डिसीजंस के लिए उतना ही रिस्पॉन्सिबल है जितना एग्रीकल्चर मिनिस्टर। और अगर एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के कामकाज से हमारी लोकसभा खुश नहीं है
और वो उन्हें हटाना चाहती है तो वो केवल उनको नहीं हटा सकती, उसे सारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को हटाना पड़ेगा। कुछ स्टूडेंट्स के मन में सवाल उठ रहा होगा कि सर अगर कोई मिनिस्टर करप्शन करता है तो क्या सारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी जेल जाएगी? नहीं दोस्तों, ये जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने के बारे में है, यानी पॉलिसीज ढंग से इम्प्लीमेंट हुई या नहीं, पॉलिसीज अगर फेल हुई तो सब रिस्पॉन्सिबल है। अगर इंडिविजुअल कैपेसिटी में कोई मिनिस्टर कुछ गलत करता है तो वो उस इंडिविजुअल कैपेसिटी में खुद रिस्पॉन्सिबल होगा। फ्रेंड्स, पार्लियामेंट्री सिस्टम की एक और इम्पॉर्टेंट विशेषता लोकसभा को भंग किया जाना या डिसॉल्व किया जाना है, यानी प्राइम मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स प्रेसिडेंट को लोकसभा का टर्म पूरा होने से पहले ये एडवाइस कर सकते हैं कि राष्ट्रपति जी आप तो इस लोकसभा को भंग कर दीजिए और फ्रेश चुनाव करवा लीजिए। फ्रेंड्स, आपके मन में ये डाउट जरूर उठा होगा कि हमने ऐसी पावर मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री को क्यों दी, क्यों काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को हमने ये पावर दी कि वो राष्ट्रपति जी को ये एडवाइस कर सकते हैं कि भैया आप तो लोकसभा को भंग कर दीजिए और दोबारा चुनाव कराइए, क्योंकि चुनावों में तो करोड़ों रुपए का खर्चा होता है, तो क्यों जनता पर उस करोड़ों रुपए का बोझ डाला जाए, क्यों हम ऐसी पावर दे रहे हैं? थोड़ा सोचते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न तो ये उठता है कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर क्यों अपनी सरकार होते हुए लोकसभा को भंग करना चाहेगा? इतनी मेहनत से चुनाव जीतने के बाद क्यों कोई प्रधानमंत्री सरकार भंग करना चाहेगा? दोस्तों, कभी कभी केंद्र और राज्य के चुनाव साथ करवाने के लिए जनता में यदि किसी विशेष दल के लिए विशेष भावना होती है तो सरकारें इस तरह का कार्य करती है। वे लोकसभा या विधानसभाओं को समय से पहले भंग करती हैं और जनता की सहानुभूति का लाभ उठाकर पुनः सरकार में आना चाहती हैं। लेकिन ये तो हुई उनके फायदे की बात, हमने क्यों परमिट किया? दोस्तों, थोड़ा सोचिए। हम जानते हैं कि लोकसभा में सरकार का बहुमत होता है और अगर बहुमत वाली सरकार काम ना करना चाहे तो पूरा देश रुक जाएगा और ऐसी काम ना करने वाली सरकार को सत्ता में रखकर देश का फायदा होगा या नुकसान होगा? इसलिए अगर मंत्रिपरिषद के पास बहुमत है तो प्रधानमंत्री यदि राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की सलाह देते हैं तो राष्ट्रपति को ये मानना अनिवार्य है। राष्ट्रपति उसे मना नहीं कर सकते यदि लोकसभा का उन्हें बहुमत प्राप्त है तो। लेकिन अगर उन्हें लोकसभा का बहुमत प्राप्त नहीं है या इसकी आशंका है कि उन्होंने बहुमत खो दिया है तो राष्ट्रपति जी प्रधानमंत्री को लोकसभा में बहुमत सिद्ध करने के लिए कह सकते हैं और यदि वे बहुमत सिद्ध नहीं कर पाते हैं तो उनकी लोकसभा को भंग करने की सलाह मानना भी राष्ट्रपति जी के लिए जरूरी नहीं है। दोस्तों, उस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, कंफ्यूजन बिल्कुल दूर कर लीजिए कि अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास मेजॉरिटी है लोकसभा की तो उनकी लोकसभा को डिसॉल्व करने की एडवाइस प्रेसिडेंट पर मैंडेटरी है, बट अगर वो बहुमत डाउटफुल है तो प्रेसिडेंट उन्हें बहुमत सिद्ध करने के लिए कहेंगे और वो बहुमत सिद्ध नहीं कर पाते हैं तो असेंबली या लोकसभा डिसॉल्व करने की उनकी एडवाइस प्रेसिडेंट नहीं मानेंगे। फ्रेंड्स, क्या इस तरह लोकसभा का डिसॉल्यूशन प्रेसिडेंशियल सिस्टम जैसे यूएसए में भी पॉसिबल है? सोचिए थोड़ा। नहीं, क्योंकि वहां एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर कंप्लीटली सेपरेट है। लेकिन इससे हम ये भी समझते हैं कि इंडिया जैसे पार्लियामेंट्री सिस्टम को फॉलो करने वाले कंट्री में अगर गवर्नमेंट के पास क्लियर मेजॉरिटी है तो वो लेजिस्लेचर को कंट्रोल कर सकता है। दोस्तों, अब पार्लियामेंट्री सिस्टम की कुछ अन्य विशेषताओं की बात करते हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर का लीडर होना। प्राइम मिनिस्टर न केवल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का लीडर है बल्कि इसे पार्लियामेंट का लीडर भी कहा जाता है। थोड़ा एनालाइज करते हैं फ्रेंड्स। अगर प्राइम मिनिस्टर लोकसभा का मेंबर है तो प्राइम मिनिस्टर लीडर ऑफ द हाउस कहलाएगा, यानी लोकसभा में जो लीडर ऑफ द हाउस है वो प्राइम मिनिस्टर होगा। यहाँ कई स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत ध्यान से समझना है। लीडर ऑफ द हाउस का मतलब हाउस का लीडर नहीं है,
लीडर ऑफ द हाउस फॉर द गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट की तरफ से हाउस में कौन लीडर है। तो हम समझे कि अगर पीएम लोकसभा से है तो पीएम लोकसभा में लीडर ऑफ द हाउस होगा। और जैसे अभी राज्यसभा में लीडर ऑफ द हाउस गहलोत जी हैं। दोस्तों ध्यान रहे, राज्यसभा में बीजेपी की मेजॉरिटी नहीं है, फिर भी राज्यसभा में लीडर ऑफ द हाउस बीजेपी के हैं। तो आप कंफ्यूज बिल्कुल ना हो। इसका मतलब यह है कि राज्यसभा में गवर्नमेंट को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनके लीडर कौन है, यानी सरकार का राज्यसभा में लीडर कौन है, तो वो गहलोत जी हैं। फ्रेंड्स, हमारे 3 प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी, देवे गौड़ा जी और मनमोहन सिंह राज्यसभा से थे। तो ये तीनों ही राज्यसभा में लीडर ऑफ द हाउस थे। तो हमने समझा कि जिस हाउस से पीएम है वो वहां का लीडर होता है और दूसरे हाउस में किसी और को लीडर ऑफ द हाउस अपॉइंट किया जाता है। पार्लियामेंट्री सिस्टम की एक और विशेषता पॉलिटिकल होमोजेनिटी है, राजनीतिक समरूपता, यानी जिस दल की सरकार होती है उसके सदस्यों के विचार समान रूप के होते हैं। इसमें जनरली कंफ्यूजन नहीं होता, इसलिए इस पर हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। एक अन्य विशेषता डबल मेंबरशिप है। इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि भारत में एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर का हिस्सा है, यानी मिनिस्टर्स एग्जीक्यूटिव के मेंबर होने के साथ साथ लेजिस्लेचर के मेंबर भी हैं। और हमने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि कोई भी व्यक्ति अगर 6 महीने तक लगातार पार्लियामेंट का सदस्य नहीं है तो वो मिनिस्टर नहीं रह सकता। दोस्तों, यहाँ थोड़े से कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस आ सकते हैं कि क्या कोई व्यक्ति बिना पार्लियामेंट के मेंबर हुए मिनिस्टर अपॉइंट हो सकता है। तो आपका जवाब होगा हाँ, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन 6 महीने से ज्यादा नहीं रह पाएगा। 6 महीने में उसे किसी न किसी हाउस की मेंबरशिप लेनी होगी। दोस्तों, क्या आप भी पीएम या मिनिस्टर अपॉइंट हो सकते हैं? जवाब दीजिए, थोड़ा सोचिए। आप कहेंगे नहीं सर, हमने सर कोई इलेक्शन नहीं लड़ा सर, हमारी तो सर एज भी नहीं है। लेकिन दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत साफ कहा है कि मिनिस्टर अपॉइंट होने के लिए कोई शर्त नहीं है। शर्त सिर्फ इतनी बताई है कि कोई भी मिनिस्टर जो पार्लियामेंट का लगातार 6 महीने मेंबर नहीं है वो पद छोड़ना पड़ेगा उसे, उसका पद चला जाएगा। यानी आप भी अपॉइंट हो सकते हैं, लेकिन आपको 6 महीने में मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। लेकिन मेंबरशिप तो तब ले पाएंगे जब आप चुनाव लड़ सकते हैं, और अगर आप चुनाव लड़ने के भी लायक नहीं है तो मेंबरशिप भी नहीं ले पाएंगे। फ्रेंड्स, पार्लियामेंट्री सिस्टम की एक और विशेषता सीक्रेसी का प्रिंसिपल है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे मिनिस्टर्स हाईएस्ट लेवल पर डिसीजन लेते हैं, तो वो डिसीजन लेने से पहले ही अगर लीक हो जाए तो उसके सीवियर इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं। जैसे बजट अगर बनने से पहले ही लीक हो जाए तो स्टॉक मार्केट में कितना उतार चढ़ाव हो सकता है। इसलिए हमारे मिनिस्टर्स पद ग्रहण करने से पूर्व सीक्रेसी की शपथ लेते हैं। कुछ फ्रेंड्स के मन में डाउट आएगा कि सर, अब तो राइट टू इन्फॉर्मेशन का ज़माना है, हमारा हक है कि हमें सूचना मिले। तो दोस्तों, बिल्कुल सही बात है। जो भी हमारे मंत्री निर्णय ले चुके होते हैं और वो निर्णय संवेदनशील या सेंसिटिव नहीं होता है, उन सारे निर्णयों को हम जान सकते हैं। लेकिन जो संवेदनशील निर्णय है वो अभी भी आरटीआई के परव्यू से बाहर है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अभी इस दोस्ती को आगे बढ़ाना है। सोचते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि दोनों सफलता के लिए बहुत ज़रूरी है। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।